ओके सो हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन टू दिस अनदर ब्यूटीफुल सा वीडियो। आज हम लोग देखेंगे सेक्शन 178 स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी। क्या बताओ? स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी। स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी का मतलब क्या होता है? ये वो कमेटी है जो कि आपके शेयर होल्डर्स और जो कि आपके कंपनी के शेयर होल्डर्स और कंपनी के बीच में इंटरमीडियरी रहता है, जो सुनता है कंपनी के मेंबर्स का दुख सुख। समझ में आ रहा है? तो उसको कहा जाता है शेयर स्टेक होल्डर्स रिलेशनशिप कमेटी। अच्छा, बोले कि द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी which consists of more than 1000 shareholders, debenture holders, deposit holders and any other security holders at any time during a financial year shall constitute a stakeholder relationship committee। तो आपको स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी कब कब कॉन्स्टिट्यूट करना होगा? जब कभी भी आपके कंपनी में 1000 शेयर होल्डर हो या फिर डिबेंचर होल्डर हो, डिपॉजिट होल्डर्स हो एंड एनी अदर सिक्योरिटी होल्डर्स हो एट एनी टाइम ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल ईयर, किसी भी वक्त पे एक फाइनेंशियल ईयर में, तो तब आपको स्टार्ट कर देना होगा रखना। क्या बताओ? स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी। ठीक है, स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी। फंक्शंस क्या है पहले वो पढ़ ले हम लोग। क्या होता है ना, जो ग्रीवियंस रहता है, किसका बताओ ना, हमारे शेयर होल्डर्स का जो ग्रीवियंस रहता है, अगर शेयर होल्डर्स को कुछ बताना होगा कंपनी को, कैसे बताएंगे, किसको अप्रोच करेंगे? वैसे अगर स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी ना हो तो कंपनी की वेबसाइट में जाके तो आप कंप्लेंट कर ही सकते हो, है ना? वो तो रहेगा ही, कंपनी की वेबसाइट में कंप्लेंट पोर्टल तो रहेगा ही, तो उसमें तो कर ही सकते हो। स्कोर का भी ऑप्शन दे रखा है सभी ने, वो तो आपको पता ही होगा, है ना? लेकिन उसके अलावा पर्टिकुलरली डील करने के लिए किसी भी अपने अपने शेयर होल्डर्स का प्रॉब्लम, ये स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी बनाया जाता है। अब रिजॉल्व करता है क्या? ग्रीवियंसेस ऑफ द सिक्योरिटी होल्डर्स ऑफ द लिस्टेड एंटिटी इंक्लूडिंग कंप्लेंट्स रिलेटेड टू ट्रांसफर ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। आपको शेयर ट्रांसफर करना था, आपको ट्रांसमिशन करना था, नॉन रिसीट ऑफ एनुअल रिपोर्ट, आपको एनुअल रिपोर्ट मिला ही नहीं, नॉन रिसीट ऑफ डिक्लेयर डिविडेंड, डिविडेंड डिक्लेयर हुआ लेकिन आपको नहीं मिला डिविडेंड, इशू ऑफ न्यू डुप्लीकेट सर्टिफिकेट, जनरल मीटिंग एक्सेट्रा। ये सारे प्रॉब्लम्स जो है, इसमें अगर आपको दिक्कत हो रहा है, कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, इनमें से इन प्रॉब्लम्स में से कोई भी दिक्कत आ रहा है, तो आप अप्रोच कर सकते हो किसको? स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी को। रिव्यू करता है मेजर्स टेकन फॉर इफेक्टिव एक्सरसाइज ऑफ वोटिंग राइट्स बाय शेयर होल्डर्स। तो देखो, ये इफेक्टिव एक्सरसाइज ऑफ वोटिंग राइट्स बाय शेयर होल्डर्स मतलब क्या होता है कि मेजर्स लेना कि सारे शेयर होल्डर्स वोट करे, अवेलेबल रहे, उसके लिए मेजर्स लिया जाता है। कौन लेता है? स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी। अब अगर शेयर होल्डर्स हो लेकिन कोई वोट ही नहीं कर रहा है, उनके वोटिंग के लिए क्या क्या चीज़ें आप लोगों ने अवेलेबल करवा रखा है, उनके हित के लिए काम करता है स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी। इस बात का ध्यान रहे, किसके हित के लिए? शेयर होल्डर्स के हित के लिए। तो शेयर होल्डर्स को हम लोग स्टेक होल्डर्स भी कहते हैं क्योंकि उनका स्टेक लगा हुआ है। Review of adherence to the service standards adopted by the listed entity in respect of various services being rendered by registrar and share transfer agent। तो यहाँ पर भी एक काम आता है कि जो भी सर्विस, देखो, adherence to the service standards adopted by the listed entity in respect of various services being rendered by, मतलब जो भी सर्विसेज आपके रजिस्ट्रार, शेयर ट्रांसफर एजेंट वो रेंडर करते हैं, वो कम से कम कंपनी अवेलेबल करवाए, कम से कम कंपनी अडॉप्ट करे कि चलो ठीक है, हम लोग भी ये प्रकार के सर्विसेज दे रहे हैं आपको। रिव्यू ऑफ एडहेरेंस टू द सर्विस स्टैंडर्ड, कि आपका सर्विस का स्टैंडर्ड क्या है, बाय द लिस्टेड एंटिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ वेरियस सर्विसेज। ठीक है, बीइंग रेंडर बाय रजिस्टर। अब ये सर्विसेज कौन रेंडर करता है? रजिस्ट्रार, शेयर ट्रांसफर एजेंट, वो रजिस्टर करता है। अब वो जो काम करते हैं ना, ये जो रजिस्ट्रार, शेयर ट्रांसफर एजेंट काम करते हैं ना, इनका वर्किंग स्टैंडर्ड अलग होगा। आपकी लिस्टेड कंपनी का भी टाइम टू टाइम वो लोग अडॉप्ट करना होगा कि वर्किंग स्टैंडर्ड्स को डेवलप करें, वर्किंग स्टैंडर्ड्स को प्रमोट करें, उनका जो है बेटर स्टैंडर्ड जो है हम लोग लाए। समझ में आ रहा है ना? जो कि रजिस्ट्रार एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट के जो सर्विसेज है उसमें मदद हो। Review of the various measures and initiative taken by the listed entity for reducing the quantum of unclaimed dividends and ensuring timely receipt of dividend warrants, annual reports, statutory notice by the shareholder of the
कंपनी सेम ही चीज़ है, आपको डिविडेंड वारंट्स मिलना चाहिए, एनुअल रिपोर्ट्स मिलना चाहिए, स्टैट्यूटरी नोटिस मिलना चाहिए, ये मिल रहा है कि नहीं कंपनी के शेयर होल्डर्स को, स्टेक होल्डर्स को, वही बात जो है स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी देखता है। ये बनाए कैसे सर? बनाने का कोई मतलब इजी तरीका होता है, नंबर ऑफ डायरेक्टर्स रहेंगे, अगर एज पर कंपनीज एक्ट देखे और एज पर सेबी देखे तो अलग अलग होगा। कंपनीज एक्ट में तो बहुत सिंपल, माता जी ने एकदम सिंपल बता के रखा है, बोले कि स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी शेल कंसिस्ट ऑफ ए चेयरमैन एंड सच अदर मेंबर इसमें भी प्रिस्क्राइब्ड बाय द बोर्ड। बोर्ड को जो सही लगे, एक चेयरमैन रहेगा और सच अदर मेंबर्स इसमें भी प्रिस्क्राइब्ड बाय द बोर्ड। बोर्ड को जो भी सही लगे उतना मेंबर्स आप रख सकते हो, एक चेयरमैन रहेगा। और सेबी कहता है कि भैया मिनिमम तीन डायरेक्टर्स एज मेंबर विद एटलीस्ट वन बीइंग एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, तीन में से एक डायरेक्टर जो है वो रहेगा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इन केस ऑफ लिस्टेड एंटिटी, अगर लिस्टेड एंटिटी है हैविंग आउटस्टैंडिंग एसआर इक्विटी शेयर्स, आपका आउटस्टैंडिंग एसआर इक्विटी शेयर्स है, सुपीरियर राइट्स इक्विटी शेयर्स ये है, ठीक है, एट लीस्ट 2/3 ऑफ द स्टेक होल्डर्स रिलेशनशिप कमिटी शैल कंप्राइज ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। तो बोले कि नॉर्मल अगर आपका लिस्टेड कंपनी है तो 3 डायरेक्टर, उसमें से एक डायरेक्टर जो है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना होगा। अगर आपका लिस्टेड एंटिटी है और आपका एसआर इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग है, मतलब एसआर इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग मतलब हाँ, सुपीरियर राइट्स वाले जो शेयर्स है ना वो आउटस्टैंडिंग कर रखा है आपने। सुपीरियर राइट्स का टॉपिक जो है वो हम लोग अलग पढ़ेंगे और शायद मैंने पढ़वा रखा भी होगा। अगर नहीं पढ़ाया, अगर आपको पता नहीं है तो हम लोग जैसे जैसे चैप्टर्स कंप्लीट करेंगे ना वैसे वैसे आपको पता चल जाएगा सुपीरियर राइट्स क्या होता है। क्या बताओ क्या होता है सुपीरियर राइट्स? मैं लिख लेता हूँ कहीं पे सो दैट मेरे को याद रहे, आपको नेक्स्ट क्लास या फिर कहीं पर भी ये एक्सप्लेन करवा दूंगा। सुपीरियर राइट्स, ठीक है, टेंशन ना लो, ये एक्सप्लेन करवा दूंगा क्योंकि यहाँ पर तो कोई कंटेक्स्ट नहीं है, आपको समझ में नहीं आएगा। तो एटलीस्ट 2/3, तो इसमें बोले कि कम से कम जितना भी कमेटी में जितने भी मेंबर्स हैं इनमें से 2/3 2/3 जो है आपका इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स रखना होगा। चेयरमैन नॉन एग्जीक्यूटिव रहेगा एज पर कंपनीज एक्ट, और यहाँ पर भी सेम दे रखा है। प्रेजेंस इन एजीएम जीएम, क्या प्रेजेंस दरकार है? हाँ, प्रेजेंस दरकार है। द चेयरपर्सन ऑफ स्टेक होल्डर रिलेशनशिप आएगा और उसके एब्सेंस में अगर वो नहीं आ पाए तो अदर मेंबर ऑफ द कमिटी ऑथराइज्ड बाय हिम वो विजिट करेगा, वो अटेंड करेगा जनरल मीटिंग, ठीक है। द चेयरमैन ऑफ द स्टेक होल्डर रिलेशन कमिटी शैल बी प्रेजेंट एट द एनुअल जनरल मीटिंग टू आंसर क्वेरीज ऑफ द सिक्योरिटी होल्डर्स। लिस्टेड, सेबी कहता है लिस्टेड कंपनी हो ना तो आपको तो रहना ही होगा। और माता जी कहते हैं, पिताजी तो बहुत स्ट्रिक्ट है और माता जी कहते हैं कि अगर पकड़ लो यार ये हमारे जो स्टेक होल्डर चेयरमैन है स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी का चेयरमैन है, वो अगर नहीं आ पाए एजीएम जीएम में तो उसने जिसको भी अपॉइंट कर रखा हो उस बोर्ड में से, ठीक है, कौन सा बोर्ड, मतलब ये कमेटी में से, इस कमेटी में से जो भी मेंबर्स है ना उनमें से किसी एक को अपॉइंट करके भेज दो, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कौन अपॉइंट करेगा? ये चेयरमैन ही अपॉइंट करेगा। और सेबी कहता है कि पिताजी कहते हैं कि भैया तुमको आना पड़ेगा, सबके आंसर्स को जवाब, सबके क्वेश्चंस को जवाब देना ही पड़ेगा, तो यू हैव टू बी प्रेजेंट। कौन प्रेजेंट होगा? चेयरपर्सन ऑफ द स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी। कहाँ पे? एनुअल जनरल मीटिंग या फिर नॉर्मल जनरल मीटिंग में। किस लिए? सो दैट मेंबर्स का, सिक्योरिटी होल्डर्स का, स्टेक होल्डर्स का क्वेश्चन के रिप्लाई दे पाए। ओके, मीटिंग ऑफ द स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी कब कब मीटिंग होगा? सभी कहता है कि कम से कम 1 साल, साल में 1 साल, ठीक है। और माता जी कहते हैं कि जब भी मिनिमम नंबर्स, ठीक है, कमेटी शैल मीट एज ऑफन एज नेसेसरी, जब भी तुमको दरकार पड़े तब तुम मिलो, मीट करो, सब्जेक्ट टू द मिनिमम नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी प्रिस्क्राइब बाय एनी लॉ और एनी अथॉरिटी और स्टिपुलेटेड बाय द बोर्ड। सब्जेक्ट टू दी मतलब किसी भी लॉ ने अगर बता रखा है कि स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी में मिलना होगा तो मिलना होगा, जितनी भी बार बता रखा है उतनी भी बार। तो कौन सा लॉ ने बता रखा है? सेबी ने बता रखा है कि एक बार, साल में 1 बार मिनिमम आपको मिलना ही होगा। अगर बोर्ड वाले चाहे ना तो इसको ज़्यादा भी कर सकते हैं, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार मिल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मीटिंग के कोरम के बारे में अगर बात करें तो सेबी ने कोई स्पेसिफिकेशन नहीं दे रखा है। पिताजी ने बोले कि बहुत मैंने बता रखा है, तुमको यहाँ पर छूट दे रहे हैं हम लोग, मीटिंग में कोरम मैंने कुछ बताया नहीं है। लेकिन सुनो, मम्मी से पूछ लो मम्मी क्या कहती है। मम्मी कह रही है कि मदर, जो कि कंपनीज एक्ट है, वो कह रही है कि अनलेस अदरवाइज स्टिपुलेटेड इन द एक्ट और आर्टिकल्स ऑफ एनी अदर लॉ द कोरम ऑफ द मीटिंग ऑफ द कमिटी कंसिडर्ड बाय द बोर्ड शैल बी स्पेसिफाइड बाय द बोर्ड। मतलब बोर्ड डिसाइड करेगा, बोर्ड डिसाइड करेगा कि इसके ये जो स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी है उसका जो मीटिंग होगा उसमें कितना बंदा आया तो कोरम होगा, कितना बंदा नहीं आया तो कोरम नहीं होगा, ये बोर्ड स्पेसिफाई करेगा। ये मम्मी जी ने बता दिया है, ठीक है, समझ में आ रहा ना? बोर्ड मतलब बड़े भाई। ओके,
पूरा समझ में आ चुका है। स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कितने बंदे बैठेंगे, कौन से बैठेंगे, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स क्या है। तो ये जो फॉर्मेट है ना ICAI ने बहुत बढ़िया बना रखा है, तो इसको कर लेना है। कॉम्पोजिशन ऑफ द स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी, वैसे तो इसका जो काम धाम है वो तो मैंने आपको दिया है। कॉन्ट्रावेंशन अगर आपने किए सेक्शन 177 टू सेक्शन 178 तक, कोई भी किसी प्रकार का कॉन्ट्रावेंशन अगर किया तो कितना लगेगा फाइन, देखो, पेनल्टी ऑफ 5 लाख रुपीज एंड एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी इज डिफॉल्टेड शेल बी लायबल पेनल्टी ऑफ 1 लाख रुपीज। समझ में आ रहा है? हाँ जी, 5 लाख रुपीज़, 1 लाख रुपीज़, ये सेक्शन 178, ये 178 और 177 ऊपर से लेकर नीचे तक जितने भी कमिटीज़ हम लोगों ने देखा है ना, वो सारा है। नॉमिनेशन कमेटी, स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी, ठीक है। उसमें से कोई भी दिक्कत हुआ, अगर आपने जो भी नियम बता रखा है उस नियम को फॉलो नहीं किया, तो कंपनी को 5 लाख का फाइन लगा देंगे और 5 लाख रुपीज़, और सारे ऑफिसर जो भी डिफ़ॉल्ट है उसके ऊपर लग जाएगा पेनल्टी 1 लाख रुपये तक का। समझ में आ रहा है? हाँ, ओके। एक बढ़िया कमेटी होता है जिसको कहा जाता है कि रिस्क मैनेजमेंट कमेटी। रिस्क मैनेजमेंट कमेटी ये रिस्क मैनेज करता है कंपनी का। आइडेंटिफाई एंड मैनेज रिस्क एंड प्रोवाइड्स एन इम्पिटस टूवर्ड्स, मतलब सोल्यूशन टूवर्ड्स इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ रिस्क रिपोर्टिंग एंड मॉनिटरिंग बोथ फॉर मैनेजमेंट एंड द बोर्ड। ठीक है, इतना आपको याद रखना होगा। रिस्क मैनेजमेंट क्या करता है, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी क्या करता है, फ्यूचर को प्रिडिक्ट करता है, देखता है कि कैसे क्या होगा, आइडेंटिफाई करता है कि क्या रिस्क होगा नहीं होगा, और रिस्क को मेजर करने का जो तकनीक होता है ना उसको भी बेटर करने की कोशिश करते हैं ये रिस्क मैनेजमेंट कमेटी। सो उधर अपने को पहले से पता चल जाए कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, रिस्क क्या क्या है, वो सारा चीज़। ठीक है, ओके। कॉम्पोजिशन क्या रहेगा, requires that the company through its board of directors shall constitute a risk management committee। ठीक है, कॉम्पोजिशन और डिटेल में पढ़ेंगे, टेंशन मत लो। पहले ये समझ लो कि कौन से कंपनीज को रखना होगा। shall be applicable to top 1000 listed entities determined on the basis of market capitalization as the end of the immediate preceding financial year and a high value debt listed entity। समझ में आ रहा है ना? 1000 टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटीज को रखना होगा ये रिस्क मैनेजमेंट कमेटी। कॉम्पोजिशन क्या रहेगा रिस्क मैनेजमेंट कमेटी का, बहुत सिंपल बता रखा है। 3 मेंबर रहेंगे, ठीक है। मेजॉरिटी जो है मेंबर वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से रहेंगे, इंक्लूडिंग एटलीस्ट एक आपका इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। सिंपल बात। अगर पकड़ लो SR इक्विटी शेयर है जो कि आउटस्टैंडिंग है, सुपीरियर राइट इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग है, एटलीस्ट 2/3 ऑफ द रिस्क मैनेजमेंट कमेटी शेल कॉम्प्रोमाइज नहीं कॉम्प्राइज ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। क्या बताओ? हाँ जी, अगर पकड़ लो SR इक्विटी शेयर्स है जो कि आउटस्टैंडिंग है तो 2/3 और नॉर्मली 3 में से 1 जो है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रहेगा। ऊपर में भी हम लोग देख रखा है ना, इजी चीज़ है, रिपीट होता रहेगा ये सारा चीज़। द चेयरपर्सन ऑफ द रिस्क मैनेजमेंट कमेटी शैल बी ए मेंबर ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफ द लिस्टेड एंटिटी मे बी मेंबर ऑफ द कमेटी। तो जो चेयरपर्सन होगा ना कमेटी का किसका, कमेटी का रिस्क मैनेजमेंट कमेटी का चेयरपर्सन होगा ना, शैल बी ए मेंबर ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफ द लिस्टेड एंटिटी मे बी ए मेंबर ऑफ द कमेटी। समझ में आ रहा है ना? तो वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मेंबर बन सकता है, ठीक है ना। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मेंबर हो सकता है, उनमें से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से ही एक बंदा चेयरपर्सन बन सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मीटिंग में कोरम क्या होगा, कम से कम साल में बोल दे भैया 2 बार तो मिलना ही होगा, साल में 2 बार मिलो, मिलके डिस्कस करो। कोरम क्या होगा, 2 मेंबर्स और फिर 1/3 ऑफ द मेंबर ऑफ द कमेटी विच एवर इज हायर। जो अगर 2 मेंबर या फिर 2/3 नहीं 1/3 होगा, 2 मेंबर या फिर 1/3 विच एवर इज हायर, ठीक है ना। अगर 3 मेंबर से पकड़ लो पूरे कमेटी में 3 मेंबर से तो 2 मेंबर बनेंगे कोरम। 4 मेंबर है तो 2 मेंबर बनेंगे कोरम, ठीक है ना। या तो 1/3 2 मेंबर्स या फिर 1/3 1/3 ऑफ द एंटायर बोर्ड, वो बनेंगे कोरम, ठीक है ना। 10 में से 10 का 1/3 निकालेंगे तो अलग नंबर निकलेगा, और अगर हम लोग 2 निकाले तो इसका ये तो लोअर होगा, तो इसलिए विच एवर इज बोले हायर, तो हायर तो 1/3 ही होगा ना, 1/3। समझ में आ चुका है? ओके। फंक्शंस क्या है, टू फॉर्मुलेट अ डिटेल्ड रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी। फॉर्मुलेशन मैंने बताया था, फॉर्मूला निकालेगा, बोलेगा कि कैसे रिस्क को मैनेज किया जाए। टू एंश्योर द अप्रोप्रिएट मेथड्स क्या रहेंगे, मेथोडोलॉजी, ठीक है,
processes and systems are in place to monitor and evaluate risk associated with the business of the company. मॉनिटर करेगा, ओवरसी करेगा, इंप्लीमेंट करेगा क्या रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी, पीरियोडिकली रिव्यू करेगा रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी को एटलीस्ट वंस इन 2 years. जो पॉलिसी हम लोग बना के चलते हुए आ रहे हैं क्या वो एफिशिएंट है कि नहीं, वो आपके डेट में चलेगा कि नहीं, वो भी देखेगा. ठीक है. टू कीप द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन्फॉर्म्ड अबाउट द नेचर एंड कंटेक्स्ट ऑफ द डिस्कशन, रिकमेंडेशन एंड एक्शन टू बी टेकन. मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपडेट करते रहना क्या क्या डिस्कशन चल रहा है आपके अंदर, आप लोग के बीच में, कौन से किसके बीच में, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी के बीच में क्या क्या डिस्कशन चल रहा है, बोर्ड को बताते रहना. ठीक है ना, बोर्ड से आशीर्वाद लेते रहना बस. फिर आपको जो सीधा सीधा करना होगा ना वो है ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कमेटी. बहुत बवाल इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए. बवाल इंपॉर्टेंट मतलब समझ में आ रहा ना, जब मैं बोल रहा हूँ बवाल इंपॉर्टेंट मतलब बवाल इंपॉर्टेंट. बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि एप्लीकेबिलिटी किस किस कंपनी के ऊपर है, उसके ऊपर इंपॉर्टेंट है कि हम लोग फंक्शंस क्या है CSR का, उसके ऊपर इंपॉर्टेंट है कि उसके ऊपर इंपॉर्टेंट तो बताया नहीं यहाँ पे. मतलब CSR कमेटी कहाँ पे इन्वेस्ट कर सकता है, CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. ठीक है. अच्छा जितना दे रखा है उतना ही करेंगे हम लोग. क्या बताओ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब क्या बता सर, इसका मतलब क्या होता है. मतलब ये होता है कि देखो तुम कंपनी तो चला रहे हो, कंपनी चला रहे हो किसके लिए, खुद के लिए, लेकिन तुम्हारे जो आसपास सोसाइटी है उसके लिए कुछ करोगे कि नहीं करोगे. सोसाइटी के लिए कुछ करना होगा कि नहीं करना है. जितना तुम प्रॉफिट कमा रहे हो वो तुम अपने घर लेकर जा रहे हो भैया, सोसाइटी के लिए कुछ करना है कि नहीं. CSR में कंट्रीब्यूट करना है कि नहीं. हाँ करना तो है सर. तो अगर CSR में कंट्रीब्यूट करना है, किन कंपनीज को कंट्रीब्यूट करना है वो बात कर ली हम लोग. अगर CSR में कंट्रीब्यूट करना है तो कौन से कंपनीज को कंट्रीब्यूट करना है CSR में, वो हम लोग बात कर लेंगे. क्यों इंपॉर्टेंट है CSR में कंट्रीब्यूट करना, क्योंकि भैया तुम अपने कंपनी का ग्रोथ के बारे में सोच रहे हो, तुम्हारे कंपनी की जो आसपास एरिया है उसका डेवलपमेंट क्या सब गवर्नमेंट का ठेका है क्या. तुम नागरिक हो इस देश का, तुमको भी तो करना होगा. गवर्नमेंट सिर्फ तुम्हारे पर्टिकुलर लोकेलिटी को नहीं देखता है, पूरे अर्बन रूरल सब एरियाज को देखना पड़ता है. इंडिया का छोटा है क्या भाई, इंडिया छोटा नहीं है. तो समझो हर कंपनी अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चलो चालू कर दिया ना कि मेरे को ये करना है, मेरे को ये करना है, मेरे को CSR में ये करना है, वो करना है, तो तब तो भैया इंडिया जो है बहुत ड्रास्टिकली जो है डेवलप करेगा, बहुत स्पीडी डेवलप होगा इंडिया का. अच्छा बात कर लेते हैं कौन सा कंपनी को रखना होता है. सीधी बात है ये कि अगर आपकी कंपनी का नेटवर्थ है 500 करोड़ 500 करोड़, भूलना नहीं है भाई, मेरे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं आपको, मतलब तुम्हारे गाल को ना ऐसे 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 करके स्ट्रेच करके मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि भूलना नहीं है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. एग्जामिनेशन में लाखों बार आ चुका है न्यूज़. देखो आपका अगर नेटवर्थ 500 करोड़ है या फिर आपकी कंपनी का टर्नओवर 1000 करोड़ है, ठीक है, या फिर आपकी कंपनी का नेट प्रॉफिट 5 करोड़ है ड्यूरिंग 5 करोड़ या फिर उससे ज़्यादा ड्यूरिंग द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, मतलब 5 करोड़ आपके नेट प्रॉफिट. कंपनी का प्रेजेंट नेट प्रॉफिट थोड़ी ना पकड़ सकते हैं. प्रेजेंट नेट प्रॉफिट, करंट नेट प्रॉफिट कैसे देखेंगे, प्रीवियस ईयर, ऑब्वियसली प्रीवियस ईयर का नेट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का नेट प्रॉफिट हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ प्रॉफिट हुआ क्या है, क्योंकि ये साल तो चल रहा है. अब साल को चलते चलते हम लोग कैसे बताएं कि हाँ इतना नेट प्रॉफिट हो रहा है. जो पिछला साल गुजर चुका है उसका नेट प्रॉफिट तो अपने को पता चल जाएगा कि हाँ जी साल गुजर चुका है, नेट प्रॉफिट ये है हमारा. तो नेट प्रॉफिट 5 करोड़, ठीक है, या फिर उससे ज़्यादा. अगर ऐसा है, देखो पहले से बता रहा हूँ फिर से, आपका नेटवर्थ 500 करोड़, टर्नओवर 1000 करोड़, सीधा नेट प्रॉफिट 5 करोड़ 5 करोड़ 5 करोड़ 5 करोड़ इन द इमीडिएटली ड्यूरिंग द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर. तो आपको क्या करना होगा, सोशल कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी कमेटी, सोशल बताओ फटाफट, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कमेटी बोर्ड जो है बिठाना होगा आपकी कंपनी में. समझ में आ रहा है. हाँ जी ठीक है. और सुनो, अगर पूरा कैलकुलेशन करके अपने को ये पता लग रहा है कि सर अपना जो CSR बन रहा है ना, क्या ये अंधाधुन हम लोग अमाउंट CSR में दे देंगे क्या, अंधाधुन अमाउंट देंगे क्या CSR में, मतलब जितना हमको मन करे उतना CSR में दे दे. हाँ ऐसा नहीं होता है. एक प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट रहता है जिसके हिसाब से हम लोग बताओ CSR में कंट्रीब्यूट करते हैं. तो अगर वो जो अमाउंट है जितना आपको CSR में कंट्रीब्यूट करना है वो 50 लाख से कम है, 50 लाख से कम है,
तो आपको सी एस आर कमेटी बनाने की ज़रूरत नहीं है। कंपनी का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, मेन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, वही CSR एक्टिविटी का काम कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि कॉर्पोरेट इतना सारा कमेटी बनाओगे तो ना भैया पैसा ही पैसा लुटाना पड़ेगा डायरेक्टर्स के ऊपर, समझ में आ रहा है। तो इसलिए बता दिए कि भैया झमेला कम करो। अगर 50 लाख के नीचे का तुम्हारा CSR रिक्वायरमेंट है, CSR कॉन्ट्रीब्यूशन का रिक्वायरमेंट है, तो बोर्ड को बता दो, बोर्ड कर लेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ में आ चुका है। वेयर द CSR ऑब्लिगेशन ऑफ द कंपनी डज नॉट एक्सीड 50 lakh, द रिक्वायरमेंट फॉर कंस्टिट्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कमिटी शैल नॉट बी एप्लीकेबल इन द फंक्शंस ऑफ सच कमिटी प्रोवाइडेड इन सेक्शन 135 शैल इन सच केस बी डिस्चार्ज बाय द बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ये जो सेक्शन है ना, ये वाला जो पॉइंट ये लोगों ने लिख रखा है ना, ये उन लोगों ने अच्छे तरीके से नहीं लिखा है। सिर्फ सेक्शन नंबर दे रखा है, सब सेक्शन दे रखा है, क्या करना है बताया नहीं है, तो इसको टच नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है ना। इतना आपको याद रखना होगा। कॉम्पोजिशन क्या है? सीधी बात भाई मेरे, 3 नॉर्मल जैसा होता है दाल चावल, 3 या फिर उससे ज़्यादा डायरेक्टर, उनमें से एक जो है ना होगा अपना इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ठीक है। Where a company is not required to appoint an independent director of the section 149 shall have in its corporate responsibility committee 2 or more directors। देखो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का भी तो रिक्वायरमेंट है ना, कि आपकी कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स कब चाहिए होता है, वो तो हम लोग ने अलग से पढ़ रखा है कि आपकी कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कब चाहिए होता है, वो तो हम लोगों ने अलग से पढ़ रखा है। तो वो जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर पर कब चाहिए होता है, वो तो अगर आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा तभी ना आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखोगे। पकड़ लो, आपके ऊपर CSR एप्लीकेबल हो रहा है लेकिन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एप्लीकेबल नहीं हो रहा है, तो बेटा ये इस 3 डायरेक्टर में से एक डायरेक्टर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, इसको लाएंगे कहाँ से? इसको लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी कंपनी के ऊपर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का कोई जो है अट्रैक्शन नहीं हो रहा है, आपका कंपनी अट्रैक्ट नहीं कर रहा है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का कोई भी सेक्शन, तो सीधी बात है, 2 डायरेक्टर रख दो, दो या फिर उससे ज़्यादा 2 और मोर डायरेक्टर्स जो है बैठ के आराम से बना सकते हैं। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का कोई ज़रूरत नहीं है। A private company having only 2 directors on its board shall constitute its CSR committee with 2 such director। प्राइवेट कंपनी में 2 डायरेक्टर है, 2 डायरेक्टर से ही बनेगा। अच्छा, फॉरेन कंपनी सेम चीज़ है। shall comprise at least 2 persons of which 1 person shall be specified under clause D of subsection 1 section 380 of the Companies Act। तो इतना तो आपको इस सेक्शन में क्या बताया गया, उस सेक्शन में क्या बताया, इंस्टीट्यूट ने बहुत अच्छे तरीके से क्लियरली नहीं बताया, तो इतना बता एटलीस्ट 2 पर्सन, ठीक है, रखना है दिमाग में फॉरेन कंपनी के लिए CSR कमेटी। इस बार ना मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको। पहले के जो आपके मटेरियल आते थे ना, उस मटेरियल में ना बहुत डिटेली एक्सप्लेन किया गया था पूरा, मतलब सेक्शन वगैरह है ना, तो पूरा डिटेली एक्सप्लेन। इस बार ना आपके कोर्स में, न्यू सिलेबस के कोर्स में कम कर दिया चीज़ें, तो जितना उन लोगों ने दे रखा उतना पढ़ेंगे, हेडेक भी कम होगा। यही तो रीज़न था आपके न्यू सिलेबस के आने का, है ना। ओके, मीटिंग ऑन कोरम के बारे में बात कर ले। लॉ ने जितना भी मिनिमम नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी बता रखा है उसके हिसाब से आपको रख लेना होगा। मिनिमम 1 तो होगा ही, मिनिमम 1 मीटिंग तो करोगे ही आप, ठीक है ना। और जितना नेसेसरी है उतना मीटिंग करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर बताए चेयरमैन कौन होगा? अ मेंबर ऑफ द कमिटी अपॉइंटेड बाय द बोर्ड और इलेक्टेड बाय द कमिटी एज द चेयरमैन ऑफ द कमिटी, ठीक है, शैल कंडक्ट द मीटिंग ऑफ द कमिटी। इफ नो चेयरमैन हैज़ बीन सो इलेक्टेड or if the elected chairman is unable to attend the meeting, the committee shall elect one of its members present as a chair, conduct the meeting of the committee। सीधी बात है। बोर्ड ने जिसको बनाया, क्या बनाया, चेयरमैन, वो बनेगा मीटिंग का चेयरमैन। किसका मीटिंग सर? हमारे CSR कमेटी बनाया ना, तो उसका तो मीटिंग होगा, तो उस मीटिंग में जो बोर्ड ने चूज़ किया है उसको बनाएंगे, या फिर उस कमेटी ने खुद ने चूज़ किया एक बंदे को, उसको बनाएंगे एज अ चेयरमैन। अगर दोनों नहीं है, अब बोर्ड ने जो जिसको चूज़ किया वो भी नहीं है, और कमेटी के मेंबर्स ने जो मीटिंग, या फिर कमेटी के मेंबर्स ने जो जिसको बनाया था वो भी नहीं है, एब्सेंट है, तो उसके एब्सेंस में, चेयरमैन के एब्सेंस में आप मेंबर्स हो ना, आपके बीच में से किसी एक को चूज़ कर लो आप लोग और मीटिंग स्टार्ट कर लो, ठीक है, सीधी बात। फिर कोरम ऑफ CSR कमेटी अनलेस अदरवाइज स्टिपुलेटेड इन द एक्ट ऑफ द आर्टिकल्स और अंडर एनी अदर लॉ, द कोरम ऑफ द मीटिंग ऑफ CSR कमेटी कंस्टिट्यूटेड बाय द बोर्ड शैल बी एज स्पेसिफाइड कहा गया, कोरम ऑफ CSR कमेटी अनलेस अदरवाइज स्टिपुलेटेड इन द आर्टिकल्स ऑफ द अदर्स लॉ considered by the board shall be as specified by the board if no such quorum is specified the presence all the members of such committee is necessary to form the quorum। तो बोर्ड बताएगा कि कितना चाहिए होगा कोरम के लिए, और अगर बोर्ड ने नहीं बताया तो जितना मेंबर्स है
सबको बना देंगे कोरम, जितना मेंबर्स है सबको बना देंगे कोरम। तो हर 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 एक कमेटी का ना कोरम वगैरह अलग अलग होगा। ये अच्छे से एक चार्ट बनाओ, अच्छे से एक चार्ट बनाओ, चार्ट के हिसाब से पढ़ो इसको। हर कमेटी का अलग अलग होगा कोरम का। यहाँ पर क्या बताया कि द प्रेजेंस ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ सच कमिटी इज नेसेसरी। जितना भी मेंबर्स है सब कोरम बनेंगे। अगर 10 मेंबर्स है 10 के 10 कोरम बनेंगे, 10 के 10 मेंबर प्रेजेंट होगा तभी मीटिंग होगा, वरना नहीं होगा। अगर बोर्ड ने स्पेसिफाई नहीं किया तो कितना मेंबर चाहिए होगा कोरम के लिए, बोर्ड ने बता रखा है कि 3 मेंबर हो जाए तो मीटिंग हो जाएगा, तो ठीक है हो जाएगा। अगर बोर्ड ने कोरम के बारे में कुछ नहीं बताया, भाई मेरे आर्टिकल्स में कुछ भी नहीं लिखा है, तो भैया अगर 10 मेंबर्स है ना, 10 के से 10 मेंबर को प्रेजेंट रहना होगा तब जाके कोरम कंस्टिट्यूट होगा। ये अलग अलग होगा हर एक कमेटी के लिए, तो एक बार देख लेना अच्छे से। फंक्शंस ऑफ सीएसआर कमेटी क्या करेगा, क्या करेगा सीएसआर एक्टिविटीज़ में? हाँ जी, बोर्ड को रेकमेंड करेगा, बोर्ड को बताएगा सीएसआर एक्टिविटीज़ में करो, कौन से एक्टिविटीज़ में करना है नहीं करना है वो भी बताएगा, कितना करना है वो भी बताएगा। टू फॉर्मुलेट एंड रेकमेंड टू द बोर्ड अ सीएसआर पॉलिसी। सीएसआर पॉलिसी रेकमेंड करेगा किसको? बोर्ड को। कौन? कमेटी। विल शैल इंडिकेट द एक्टिविटीज टू बी अंडरटेकन, और बता भी रखेगा इसमें 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 इन्वेस्ट करो रे बाबा। टू बी अंडरटेकन बाय द कंपनी एरियाज ऑफ सच सब्जेक्टेड मेंशन शेड्यूल 7। शेड्यूल 7 में मेंशनड है कि कहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। वो गवर्नमेंट ने बता रखा है कि भैया यहाँ पर इन्वेस्ट करोगे तो हम लोग मानेंगे सीएसआर है, अगर यहाँ पर इन्वेस्ट नहीं किए तो हम लोग नहीं मानने वाले ये सीएसआर है। इस बात का ध्यान रखना होगा। कहाँ पर बता रखा है सर? आपके इंस्टीट्यूट के मटेरियल में नहीं बताया तो मैं हेडेक नहीं लूँगा आपको बताने के लिए, लेकिन फिर भी आप प्यारे स्टूडेंट हो तो आपको थोड़ा बहुत मैं आइडिया दे दूँ। गवर्नमेंट कहता है ना कि आप हेल्थ सेक्टर में इन्वेस्ट करो, आप हमारे नेशनल जो है नेशनल स्पोर्ट टीम्स है उसमें इन्वेस्ट करो, आप जो है रूरल एजुकेशन पे इन्वेस्ट करो, आप जो है गरीबी हंगर ठीक है उसमें इन्वेस्ट करो, जहाँ पर खाने पीने के लिए कोई चीज़ नहीं है तो वहाँ पर इन्वेस्ट करो, एजुकेशन पे इन्वेस्ट करो। तो ये सारा कुछ जगह है जहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए बता रखा है गवर्नमेंट ने। पहले तो कोरोना का भी बताया कि कोरोना का जो अपने जो आपका क्या कहते हैं इसको वैक्सीन वगैरह निकालते थे ना कंपनी, निकालेंगे क्यों? कंपनी खुद के पैसे से निकालेंगे क्यों? तो गवर्नमेंट ने बताया कि तुम करो, तुम जो करोगे ना वो सीएसआर कंसिडर किया जाएगा, तो टेंशन मत लो। तो ये बता रखा है। फिर टू रिकमेंड द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर टू बी इनकर्ड, कितना पैसा घुसाना होगा। टू मॉनिटर द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉलिसी ऑफ द कंपनी फॉर टाइम टू टाइम, ठीक है ना, टू मॉनिटर द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉलिसी ऑफ द कंपनी टाइम टू टाइम। तो further, the CSR rules provides that CSR committee shall formulate and recommend to the board an annual action plan in pursuance of its CSR policy, which shall include the following, namely एक एनुअल एक्शन प्लान जो है फॉर्मुलेट करेगा कौन? सीएसआर कमेटी। किसको? बोर्ड को। क्या बोलेगा? द लिस्ट ऑफ सीएसआर प्रोजेक्ट्स एंड प्रोग्राम्स दैट आर अप्रूव्ड टू बी अंडरटेकन एरियाज और सब्जेक्ट स्पेसिफाइड शेड्यूल, ठीक है, ये बताएगा कहाँ पर इन्वेस्ट करना है, क्योंकि बहुत सारा है ना, चूज करो आपको कहाँ पे करना होगा। द मैनर ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ सच प्रोजेक्ट, कैसे आप एग्जीक्यूट करोगे इस प्रोजेक्ट को, कैसे आप इन्वेस्ट करोगे। द मॉडलिटीज ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ द फंड, कैसे आप फंड को इम्प्लीमेंट करोगे, इम्प्लीमेंट शेड्यूल्स फॉर द प्रोजेक्ट और प्रोग्राम्स। फिर एक सेकेंड सुनो रे बेटा, द मॉडलिटीज ऑफ यूटिलाइजेशन मतलब किस प्रकार से यूटिलाइज करेंगे ना फंड को, एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द शेड्यूल ऑफ द प्रोजेक्ट और प्रोग्राम्स। जो भी आपने चूज किया शेड्यूल से उसमें से प्रोजेक्ट जो है उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे करेंगे, मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग, डिटेल्स ऑफ नीड एंड इम्पैक्ट असेसमेंट, क्या दरकार है इन्वेस्ट करने का इफ एनी फॉर द प्रोजेक्ट अंडरटेकन बाय द कंपनी, ठीक है, और अगर आपने इन्वेस्ट किया उसमें इम्पैक्ट क्या आएगा, सोसाइटी के अंदर इम्पैक्ट क्या आएगा बताओ। तो वो सारा चीज़ आपको मेंशन करना होगा यहाँ पे। डिस्क्लोजर देना होगा रिलेटेड टू सीएसआर कमेटी। सब करने के बाद, ठीक है, देखो कमेटी तो डायरेक्ट जो है इन्वेस्ट नहीं करेगा ना, कमेटी क्या करेगा, कमेटी क्या करेगा बताओ ना। कमेटी जो है ना पैसा कितना इन्वेस्ट करना है, कौन से प्रोजेक्ट्स पे इन्वेस्ट करना है, वो रेकमेंड करेगा बोर्ड को, बोर्ड फाइनलाइज करेगा। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ एवरी कंपनी रिक्वायर्ड टू फॉर्म ए सीएसआर कमिटी शैल आफ्टर टेकिंग इनटू द अकाउंट ऑफ रिकमेंडेशंस मेड बाय सच कमिटी, आफ्टर द रिकमेंडेशन मेड बाय सच कमिटी अप्रूव करेगा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉलिसी।
समझ में आ रहा है? और डिस्क्लोजर भी देगा, मैंडेटरीली रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज द कॉम्पोजिशन ऑफ द CSR कमिटी, CSR पॉलिसी एंड प्रोजेक्ट्स अप्रूव बाय द बोर्ड इफ एनी फॉर पब्लिक एक्सेस। पब्लिक को भी बताएगा ना। अदर बोर्ड कमिटीज क्या क्या है? कॉर्पोरेट गवर्नेंस कमिटी, साइंस टेक्नोलॉजी सस्टेनेबल कमिटी, रेगुलेटरी इन्वेस्टमेंट कमिटी, एथिक्स कमिटी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पावर्स ऑफ द बोर्ड, बोर्ड के पास क्या क्या पावर है? बवाल पावर है, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ये पावर है, यहां से करो। देखो, द फॉलोइंग पावर ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शैल बी एक्सरसाइज ओनली बाय द मीन्स ऑफ रेजोल्यूशन पास एज मीटिंग ऑफ द बोर्ड, नेमली ये पावर है बोर्ड के पास। ठीक है, ये सारे पावर्स, और ये सारे पावर्स जो है ना, ये तभी एक्सरसाइज कर पाएगा जब रेजोल्यूशन पास होगा मीटिंग पे, मतलब बोर्ड मीटिंग पे। बोर्ड मीटिंग में वो लोग रेजोल्यूशन पास करके बोलेंगे ठीक है चलो ये करते हैं। क्या क्या कर सकते हैं? बहुत ईजी है, मैंने बहुत मन है तुमको होमवर्क देने के लिए, लेकिन करवा दूंगा थोड़ा थोड़ा, लेकिन घर में थोड़ा रीड करो यार। मैं एक चीज़ बताऊं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ना कहते हैं कि सर एग्जामिनेशन जो है ना, एग्जामिनेशन में अपने को ऐसे ऐसे पूछते, वैसे वैसे पूछते, हम लोग समझ नहीं पाते, हम लोग इंटरप्रेट नहीं कर पाते। इंटरप्रेट तुम करोगे कैसे? इंटरप्रेट तुम करोगे कैसे? तुमने कोचिंग ले रखा है, तुमको लग रहा है कि यार सर सब कुछ करवा देंगे। सर ने अगर तुमको सब कुछ करवा दिया ना तो तुम्हारा लॉस है, ये समझो। तुम कुछ सीखे ही नहीं, तुम बस रटे रटाए समझे, जितने भी समझाया टीचर ने उतना पढ़ के चले गए। तुम एग्जामिनेशन में कैसे क्रैक करोगे फिर? बताओ, मेरे बात बताओ। प्रोफेशनल में जाके अटक जाओगे। एग्जीक्यूटिव भाई मेरे को पता है बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पहले अटेम्प्ट में एग्जीक्यूटिव निकाली है, प्रोफेशनल में जाके अटके हुए हैं अभी तक। ठीक है, तो भैया इंटरप्रिटेशन स्किल्स लाओ अपने अंदर। जो मैं होमवर्क दे रहा हूँ ना उसको कम से कम करो घर में बैठ के, प्रॉपर नोट्स बनाओ, डिपेंडेंट मत रहो। जितने ज़्यादा डिपेंडेंट रहोगे ना उतना ज़्यादा तुम्हारा लॉस होगा। टीचर को ये भी मेक श्योर करना होता है कि पढ़ा दूँ मैं इस बच्चे को, इसको समझ में आ जाए टॉपिक, प्लस इसको खुद से वो अगर कभी भी कोई भी चैप्टर खोल के बैठे उसको पढ़ पाए, वो समझ पाए वो। तो ये कैसे होगा? इंटरप्रिटेशन स्किल्स लाना होगा। स्किल्स कैसे होगा? प्रैक्टिस से। पहले समझोगे समझ में नहीं आएगा। ठीक है, समझ में नहीं आ रहा है मेरे को पूछो कि सर तो ग्रुप वगैरह, स्टडी ग्रुप वगैरह क्यों बना रखा है मैंने? पूछो कि सर इसका इंटरप्रिटेशन मेरे को ये समझ में आ रहा है, क्या ये सही है कि नहीं, बताओ। ऐसे पूछोगे ना तब जाके सर को भी मजा आएगा कि चलो ठीक है, स्टूडेंट जो है ना वो मन लगा के कर रहा है। चलो देखो यहाँ पे, टू मेक कॉल्स एंड शेयर होल्डर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी अनपेड ऑन द शेयर्स। मतलब क्या होता है? जो पुराना टेक्निक होता है ना। कौन सा टेक्निक सर? जो आपका शेयर को कॉल करने का, 100 रुपये का शेयर है, 20 रुपये अभी, 20 रुपये तब, 20 रुपये बीच में, फिर 20 रुपये, इस प्रकार के। तो जो अनपेड अनकॉल्ड शेयर्स है ना उसको कॉल करेंगे, मेंबर को बोलेंगे दे पैसा दे। तो वो जो चीज़ है अनपेड शेयर्स जो है वो पैसा मांगने के लिए, टू मेक कॉल ऑन शेयर होल्डर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी अनपेड ऑन देयर शेयर्स। वैसे तो आजकल ये होता नहीं है, सीधा सीधा पूरा पेमेंट करते हैं ना हम लोग, हाँ, स्टॉक मार्केट में। टू ऑथराइज बाईबैक ऑफ सिक्योरिटीज, टू इशू सिक्योरिटीज, टू बोरो मनीज, टू इन्वेस्ट फंड, टू ग्रांट लोन्स, टू अप्रूव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, टू डाइवर्सिफाई द बिजनेस, टू अप्रूव एमलगेमेशन, मर्जर, रिकंस्ट्रक्शन, to take over a company or acquire a controlling or substantial stake in any other company। टेक ओवर करना है, अक्वायर करना है, सब्सटेंशियल स्टेक हासिल करना है, तो भैया डायरेक्टर मीटिंग में पास करो फिर जाके। टू मेक पोटेंशियल कॉन्ट्रीब्यूशंस पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशन, टू अपॉइंट और रिमूव की मैनेजर पर्सनल, KMP को रिमूव करना है। टू अपॉइंट इंटरनल ऑडिटर एंड सेक्रेटरियल ऑडिटर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शैल बी एक्सरसाइज, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मतलब जो पावर है ना ये सारा, ओनली आफ्टर मिक्स रेजोल्यूशन पास ऑफ द मीटिंग। फिर रेजोल्यूशन पास करो तभी जाके हो पाएगा। ठीक है, ओके सर, बहुत इजी था सर, कोई दिक्कत वाली तो बात मेरे को समझ में नहीं आया। हाँ, दिक्कत वाला तो है ही नहीं। पावर का डेलीगेशन बताओ। डेलीगेशन ऑफ पावर ऑफ द बोर्ड, टू बोरो मनीज, टू इन्वेस्ट द फंड ऑफ द कंपनी, टू ग्रांट लोन्स। टू बोरो मनी, टू इन्वेस्ट द फंड, टू ग्रांट लोन्स can be delegated aforementioned power by passing a board resolution in favor of any of the following: committee of directors, managing director, manager, principal officer of the company। ठीक है, पैसा उधार लेना है, पैसे का कंपनी का फंड को यूटिलाइज करना है, किसी को लोन देना है, इनको देना है, कमिटी ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर,
है ना, कैन बी डेलीगेटेड अफॉर्मेशन पावर बाय पासिंग अ बोर्ड रेजोल्यूशन इन फेवर ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, ये जो पावर है ना ये डेलीगेट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ऑन सच कंडीशंस एज इट में स्पेसिफाई कैन बी डेलीगेटेड बाय द बोर्ड टू एनी कमिटी ऑफ डायरेक्टर्स द मैनेजिंग डायरेक्टर। देखो ना, तुमको पैसा बोरो करना है, इन्वेस्ट करना है, लोन देना है, तो तुम ये जो पावर है ना कि तुमको इन्वेस्ट करना है कंपनी के पैसा, किसको दे सकते हो ये पावर? कमिटी ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर को, प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ द कंपनी। ये समझ में आ रहा है ना पूरा? द मैनेजर ऑफ एनी अदर प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ द कंपनी और एनी अदर केस इन ब्रांच ऑफिस ऑफ द कंपनी, द प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ द ब्रांच ऑफिस। किसके लिए? टू बोरो मनी, टू इन्वेस्ट, टू ग्रांट। समझे बाबू? हाँ, देखो बैंकिंग कंपनी का ऐसा होता है ना, बैंकिंग कंपनी का तो ये नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटी है। पैसा लोन देना, लोन लेना, ये पैसा इधर इन्वेस्ट करना, उधर इन्वेस्ट करना, है ना। उसमें आपका रेजोल्यूशन वगैरह का दरकार नहीं होता है नॉर्मली, क्योंकि ये नॉर्मल डे टू डे बिजनेस होता है। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, ऑफिस बिजनेस, डिपॉजिट मनी फ्रॉम द पब्लिक पेएबल ऑन डिमांड। पेमेंट करना होगा, पब्लिक डिमांड कर रहे हैं तब। तो जब कोई भी बंदा आएगा चेक लेकर, ठीक है, या फिर पैसा विड्रॉ करने, तब आप रेजोल्यूशन पास करोगे क्या? हाँ, नहीं ना, ये अप्लाई नहीं होगा। अप्लाई टू, शैल नॉट अप्लाई टू बोरोइंग्स बाय ए बैंकिंग कंपनी फ्रॉम अदर बैंकिंग कंपनीज। बैंकिंग कंपनी दूसरे बैंकिंग कंपनी से पैसा ले रहा है तो ये सारा रिक्वायरमेंट नहीं होगा सेक्शन 179 का। फिर सीधा इधर आ जाओ, सेक्शन 8 कंपनी को एक्सेप्शन है, इस बात का ध्यान रखना। सेक्शन 8 तो वैसे भी चैरिटेबल कंपनी एक्सेप्शन है, ठीक है, और सेक्शन 179 इस बात का ध्यान रखना। रिस्ट्रिक्शन ऑन द पावर्स ऑफ द बोर्ड। अच्छा, ये ना नेक्स्ट क्लास करेंगे हम लोग। मेरे को थोड़ा होमवर्क देना है आपको। वैसे ये मैं होमवर्क दे रहा हूँ, लेकिन नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगा, टेंशन मत लो। लेकिन उसके ऊपर मैं जो करवाऊंगा वो आपके जो आपने जो समझा है पढ़ के, वो सेम टू सेम है कि नहीं, एक बार देखना है। आज करेंगे, अभी के लिए करेंगे ये वाला टॉपिक, कंट्रीब्यूशन टू चैरिटेबल फंड। बताओ, कंट्रीब्यूशन टू चैरिटेबल फंड, ठीक है। बोले द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी में कॉन्ट्रीब्यूट टू बोनाफाइड चैरिटेबल एंड अदर फंड्स। कितना कॉन्ट्रीब्यूशन कर सकते हो? परमिशन लेना होगा, हाँ, जनरल मीटिंग में परमिशन लेना होगा। However, prior permission of the company in general meeting is required if such contribution in case of any amount, the aggregate of which in any financial year exceeds 5% of its average net profit for the 3 immediately preceding financial year। कितना अमाउंट पे करना है? प्रीवियस जो जितना करना है करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन जनरल मीटिंग में आपको रेजोल्यूशन पास करना होगा अगर आपने 5% का कॉन्ट्रीब्यूशन किया ऑफ 5% ऑफ इमीडिएटली 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर का जितना भी तुम्हारा नेट प्रॉफिट हुआ है उसमें उससे 5% तुम दे रहे हो चैरिटेबल फंड में। तो पिछले 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल, इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, मतलब इमीडिएटली मतलब ऐसा नहीं हो सकता 2001 का ले लिए, 2003 का ले लिए, 2005 का ले लिए, उसका 5% दे रहे हो, ऐसा नहीं। अभी कौन सा साल चल रहा है? 2023। तो 2022, 2021, 2020 इनका जितना भी नेट प्रॉफिट हुआ है उसका 5%, नेट 5% ऑफ नेट प्रॉफिट ऑफ द इमीडिएटली प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर, उतना अगर आपको करना है या फिर उससे ज़्यादा करना है, एक्सीड है, मतलब इससे ज़्यादा कर रहे हो आप, 5% से ज़्यादा कर रहे हो आप, तो आपको परमिशन ले लेना होगा मेंबर्स से, ठीक है। पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशन कोई लिमिट नहीं है भाई मेरे, यही तो मज़ेदार टॉपिक है। हाँ जी, कोई लिमिट वगैरह नहीं है, जितना देना है दो। ये पता है क्या, मोदी जी आने के बाद किया है ये चीज़। समझे? देखो क्या है, मेक पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशन एज वेल एज रिस्ट्रिक्ट सम कंपनीज टू मेक पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशन सब्जेक्ट टू कंपनी सेक्शन 182। देयर आर द कंपनीज विच आर प्रोहिबिट टू मेक पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशन। कौन सा कंपनी पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं कर सकता? नंबर 1 गवर्नमेंट कंपनी, नंबर 2 अ कंपनी विच हैज़ बीन इन एग्जिस्टेंस फॉर लेस देन 3 फाइनेंशियल ईयर। मतलब बहुत क्या कहते हैं इसको, बहुत मतलब रिसेंटली आपका फॉर्मेशन हुआ है, तो 3 साल भी नहीं हुआ है पूरा, तो आपको पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशन करने की ज़रूरत नहीं है। 3 साल से ज़्यादा हो चुका है, पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशन करो। गवर्नमेंट कंपनी हो, दरकार नहीं है, ठीक है। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मेक पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशन टू एनी पॉलिटिकल सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंप्लायंसेस। बोर्ड रेजोल्यूशन पास कर लेगा, बस इतना ही है। डिस्क्लोज करेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड टोटल अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूटेड, कितना तुम्हारा प्रॉफिट लॉस है, कितना तुमने कॉन्ट्रीब्यूशन किया है। कॉन्ट्रीब्यूशन शैल बी मेड बाय एन अकाउंट पेई चेक
ड्रॉन ऑन अ बैंक और एन अकाउंट पेई बैंक ड्राफ्ट और यूज़ इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम थ्रू अ बैंक अकाउंट। ये टॉपिक ना एग्जामिनेशन में पूछा गया, इंपॉर्टेंट है। किस में होगा कॉन्ट्रीब्यूशन? अकाउंट पेई चेक्स में होगा। ड्रॉन ऑन अ बैंक और एन अकाउंट पेई बैंक ड्राफ्ट और यूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम थ्रू अ बैंक अकाउंट। फिर मतलब कैश कैश नहीं होने वाला भाई मेरे। हाँ, ए कंपनी may make contribution through any instrument issued pursuant to any scheme notified under any law for the time being in force for contribution of political, मतलब किसी भी अदर वे में, जो भी नोटिफाइड अदर वे होगा उसमें कर सकते हो, उस प्रकार से कर सकते हो। देयर आर सम ट्रांजेक्शन्स विच शैल बी ट्रीटेड एज पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशन, डोनेशन और सब्सक्रिप्शन और पेमेंट cost to be given by a company on its behalf or on its account to a person who to his knowledge is carrying on an activity which at the same time such donation or subscription payment was given made or reasonably be regarded as likely to affect public support for a political party। आपने किसी भी प्रकार का पेमेंट किया जो कि दिखने को लग रहा है कि आपने जो पेमेंट किया ना वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करने के लिए, तो उसको पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशन माना जाएगा। द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय अ कंपनी ऑन एन एडवर्टीजमेंट इन एनी पब्लिकेशन बीइंग अ पब्लिकेशन ऑफ द नेचर ऑफ सोवियर ब्रोचर ट्रैक्ट पैम्फलेट और द लाइक शैल ऑल्सो बी डीम्ड वेयर सच पब्लिकेशन इज बाय बिहाफ ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी। मतलब पॉलिटिकल पार्टी के बिहाफ पे आप प्रचार कर रहे हो, प्रचार एडवर्टीजमेंट कर रहे हो, ठीक है। where such publication is not by or behalf but for the advantage of a political party, एडवांटेज ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। आपने कंट्रीब्यूशन कर रहे हो, सीधा डायरेक्टली नहीं कर रहे हो, इनडायरेक्टली कर रहे हो। आपने इस प्रकार का एडवर्टीजमेंट कर रहे हो जिससे पॉलिटिकल पार्टी को मदद हो। फॉर एग्जाम्पल मैं समझाता हूँ, सुनो। फॉर एग्जाम्पल राम मंदिर किसने बनवाया? बीजेपी, ठीक है। मतलब इनसे हुआ ये पॉसिबल, वरना तो नहीं हो पाता ना। तो आप एकदम राम मंदिर का जो है ना प्रचार लगा रहे हो, पूरा कर रहे हो, एकदम पूरा एडवर्टीजमेंट वगैरह कर रहे हो। ये क्या CSR होगा? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा? नहीं बेटा, इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहे हो बीजेपी को। समझ में आ रहा है? उनके हर फैसले पे आपने प्रचार कर रहे हो। जो भी फैसला पास हो जाता है ना पार्लियामेंट में, उस पर आप ना एडवर्टीजमेंट करने लग जाते हो। तो डायरेक्टली तो नहीं, इनडायरेक्टली तो सपोर्ट कर रहे हो, वो भी काउंट किया जाएगा। फाइन विच में एक्सटेंड टू 5 times ऑफ द अमाउंट सो कॉन्ट्रीब्यूटेड। अगर आपने कॉन्ट्रावेंस किया सेक्शन 182 को, फाइन लगेगा 5 गुना जितना आपने कॉन्ट्रीब्यूशन किया। और ऑफिसर एंड डिफॉल्ट को इम्प्रिजमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 6 months विच में एंड विथ फाइन विच में एक्सटेंड टू 5 times द अमाउंट सो कॉन्ट्रीब्यूटेड। 6 महीने का जेल और 5 गुना लगान। नेशनल डिफेंस फंड में कितना कर सकते हैं? अनलिमिटेड करो, अनलिमिटेड, इसमें कोई रोक टोक नहीं है, अनलिमिटेड। फिर आ जाएगा इंटर कॉर्पोरेट लोन्स, इन्वेस्टमेंट गारंटी एंड सिक्योरिटी। भाई मेरे इस चैप्टर में ना अलग अलग दुनिया से अलग अलग जो है ना उन लोगों ने टॉपिक दे रखा है। मतलब इनका सेपरेट चैप्टर होना चाहिए था, लेकिन एक ही चैप्टर में सब कुछ घुसा रखा है उन लोगों ने। वैसे शायद मेरे को लगता है कि और 1-2 क्लास लग जाएगा इस चैप्टर को कंप्लीट करने में, लेकिन कंप्लीट हो जाएगा, टेंशन वाली बात नहीं है। आज के वीडियो जो है ना यहीं तक रखेंगे हम लोग। जितना होमवर्क दे रखा है उतना कम से कम कंप्लीट करो भाई मेरे। थैंक यू सो मच एवरीवन। हैप्पी लर्निंग, बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। कोई भी किसी प्रकार का डाउट हो तो ज़रूर पूछ लेना है ग्रुप में।